हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी। आज की इस वीडियो में हम फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट के कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने रिसेंटली फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट के नोट्स की सीरीज कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट की सीरीज देख सकते हो। उसमें हमने पूरा एफसीबीसी का चैप्टर है वो कवर किया है, जिसमें कुछ इस तरीके के टॉपिक है जैसे जजिंग डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन फॉर्मेशन है, फायर एंड मूव का टॉपिक है, देर आफ्टर आपका फायर कंट्रोल ऑर्डर्स हैं, आपके फील्ड सिग्नल्स हैं। तो ये सब हमने कवर कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि मेरे को नोट्स को कैसे पढ़ना है, मेरे को किस तरीके से अपने नोट्स की तरफ अप्रोच करना है, अपने पेपर की तरफ अप्रोच करना है, और मेरे को किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ जजिंग डिस्टेंस। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये एक्चुअली मैंने अलग अलग क्वेश्चन पेपर से, कुछ एक बुक से स्नैप लिए हैं। जो भी चीजें मेरे को रेलेवेंट लगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है। ओके, सो देखते हैं व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ जजिंग डिस्टेंस, यानी जजिंग डिस्टेंस की जरूरत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जजिंग डिस्टेंस आपको पता होगा, डिस्टेंस यानी दूरी, जजिंग यानी अनुमान लगाना, यानी दूरी का अनुमान लगाना। हमने कई सारे मेथड्स भी पढ़े हैं दूरी का अनुमान, ब्रैकेटिंग है, की रेंज है, अलग अलग तरीके के मेथड हमने पढ़े हैं। तो सबसे पहला जो मेन काम होता है वो है टू नो व्हेन टू ओपन फायर। जब भी हम डिस्टेंस जज कर लेते हैं कि अगर मेरे को पता है मेरा एनिमी है 500 600 किलोमीटर, ओ सॉरी 600 मीटर दूर है, ओके, तो मैं फायर नहीं करूंगा, या मेरे को पता होगा मैं कब फायर करूंगा, क्योंकि मेरी राइफल की रेंज है 400 मीटर, अगर वो 600 मीटर पे है तो मैं उस पर फायर नहीं करूंगा। ओके, हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि एनिमी लगभग 500-600 मीटर दूर होगा, तो नहीं, अभी फायर नहीं ओपन करना है। इवन जब वो 400 पे आ जाएगा तब भी फायर नहीं ओपन करना है, क्योंकि जैसे ही फायर किया अगर उसको हिट नहीं हुआ, अगर वो नहीं मारा गया, तो उसके पास बिल्कुल खुला चांसेस होगा, खुला मैदान होगा, या तो कहीं छुपने के लिए या फिर कहीं, या फिर वापस भाग जाने के लिए। ओके, तो जब भी वो 200-250 मीटर या उससे भी कम रेंज में आ जाता है, तब हम बिल्कुल एक्यूरेटली एम करके फायर करते हैं, जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। तो हमें जजिंग डिस्टेंस से क्या पता लगता है व्हेन टू ओपन फायर, कि हमें फायर कब खोलना है। दूसरा पॉइंट है नो विच वेपन टू बी यूज, कि मेरे को कौन से वेपन से फायर करना है। सपोज एनिमी 400-500 मीटर से ज्यादा दूर है, लेकिन उसको वहीं पे बर्बाद करना ज्यादा जरूरी है। ओके, तो हम एलएमजी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि राइफल की तो रेंज है ही नहीं उतनी। ओके, दूसरी तीसरी चीज आती है कैन इंडिकेट टारगेट टू अदर मैन, यानी मेरे ट्रूप्स को, मेरी टोली के जवानों को टारगेट अच्छे से बयान करने के लिए। जैसे इंडिकेशन ऑफ टारगेट में भी हमने पढ़ा था, उसमें रेंज का एक, ग्रेट के मेथड में रेंज का एक बड़ा महत्व है। ओके, तो रेंज का महत्व क्या है, ताकि हम अपने जवानों को, अपने ट्रूप्स को, टारगेट को अच्छे से रेंज के साथ बयान कर सके। हमने उन वीडियोस में पूरा कवर किया है, यहाँ पे हम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। ओके, क्योंकि उसके लिए आप या तो नोट्स देख सकते हो, या अपनी कंसर्न बुक से, या पहले वो पढ़िए, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। एक्चुअली यही एक मेथड होता है मेरे हिसाब से तो पढ़ने का। ओके, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मत पढ़िए आप। उसके बाद चौथा, पास बैक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन व्हेन यू एक्ट एज ऑब्जर्वर। जब भी आप स्काउट्स में हो या ऑब्जर्व कर रहे हो कहीं पे बैठ के, तो आप बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हो कि साहब 600 मीटर, 700 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर पे दुश्मन की हरकत नजर आ रही है मेरे को। ओके, स्टे आउट ऑफ एनिमी इफेक्टिव रेंज। अगर मेरे को पता है एनिमी 600 मीटर दूर है, तो मैं आराम से अपनी पोजीशन ले सकता हूँ, अपने बंदों को कमांड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है एनिमी राइफल से फायर नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी राइफल की भी इतनी ही रेंज होगी, 300 से 400 के बीच। असॉल्ट राइफल्स की मेनली इतनी ही रेंज होती है। या हमें प्लानिंग करने में ये मदद करता है, या फिर हमें चौकन्ना होने में मदद करता है। हाँ, अभी वो 600 मीटर दूर है, तब हम डिलेड फायर ऑर्डर दे देता है कमांडर। ओके, कैरी का फायर ऑर्डर, और उस तरीके से फिर आगे कार्रवाई होती है। तो ये 5-6 एक तरीके हैं जिससे हमें जजिंग डिस्टेंस से मदद मिलती है, या जजिंग डिस्टेंस इन चीजों के लिए जरूरी है। इसमें आप कई सारी और भी चीजें ऐड कर सकते हो अपने ऑपरेशन को प्लान करने के लिए, एक्स वाई जी अलग अलग चीजें।
जैसा कि मैं आपको बता रहा था, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट की पूरी सीरीज मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में ये सीरीज देख सकते हो, FC एंड BC फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। ओके, प्लीज डू शेयर द वीडियोस। यू पीपल डोंट शेयर वीडियोस, प्लीज डू शेयर। आई एम नॉट आस्किंग यू टू सब्सक्राइब, आई एम नॉट आस्किंग यू टू लाइक द वीडियोस, जस्ट शेयर द वीडियोस। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये चीजें औरों को भी पता लगनी चाहिए, सो प्लीज डू शेयर द वीडियोस। नेक्स्ट, व्हाट द फायर कंट्रोल ऑर्डर। इस पूरी सीरीज में या इस पर्टिकुलर वीडियो में कई सारे क्वेश्चंस हिंदी में होंगे, कई सारे इंग्लिश में होंगे, कई सारे रोमन हिंदी में होंगे, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर मैनर में समझाने वाला हूँ चीजें। व्हाट इज फायर कंट्रोल ऑर्डर, राइट डाउन देयर नेम्स। फायर कंट्रोल ऑर्डर क्या होते हैं और उनके नाम लिखिए। A fire control order is given so that the soldier can recognize the target and fire at it effectively. एक फायर कंट्रोल ऑर्डर क्या होता है? वो आदेश जो फायर यूनिट कमांडर अपनी फायर यूनिट को देता है। द ऑर्डर गिवन बाय फायर यूनिट कमांडर टू हिज फायर यूनिट, किस चीज के लिए? सो दैट फायर यूनिट कैन रिकॉग्नाइज द टारगेट एंड फायर एट इट इफेक्टिवली, ताकि फायर यूनिट उस टारगेट को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर ले, उसको अच्छे से पहचान ले और उस पर फायर करके उसको बर्बाद कर दे। अगर आपको नहीं पता है फायर यूनिट क्या होता है, फायर यूनिट कमांडर क्या होता है, तो आपको प्लीज आप पहले नोट्स पढ़िए, डायरेक्ट प्रीवियस की ईयर क्वेश्चंस मत पढ़िए। ओके, प्लीज पहले नोट्स पढ़िए आप। ओके, आप हमेशा शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बस कहीं से ना PYQs मिल जाए प्रीवियस ईयर से और उसी से मैं पार हो जाऊंगा, पर ऐसा नहीं होने वाला है। प्लीज, अगर आपको ऐसे ही और भी PYQ चाहिए तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाके #NCC PYQ लिख सकते हैं, आपके सामने कई सारी वीडियोस आ जाएंगी। ओके, मेरे ही चैनल की कई सारी वीडियोस आ जाएंगी, सिंपली गो एंड राइट NCC PYQ। अब बात करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कैडेट नो हाउ टू रिएक्ट टू द फायर कंट्रोल ऑर्डर सीक्वेंस। कैडेट्स को पता होना चाहिए कि फायर कंट्रोल ऑर्डर सीक्वेंस पे कैसे रिएक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जब फौज में हकीकत में फायर ऑर्डर युद्ध के मैदान में दिया जाता है तो कौन किस तरीके से रिएक्ट करता है, कौन क्या काम करता है, फायर यूनिट कमांडर क्या करता है, जिस भी टोली को वो आदेश देते हैं वो टोली का क्या कार्रवाई होती है, ये सब हमने हमारे नोट्स में कवर कर रखा है। A fire control order is given in a definite sequence. एक फायर कंट्रोल ऑर्डर एक प्रॉपर सीक्वेंस में दिया जाता है। उस सीक्वेंस को याद करने के लिए एक निमोनिक है, वो है ग्रिट। ओके, ग्रिट का मेथड है वो G फॉर ग्रुप, R फॉर रेंज, I फॉर इंडिकेशन ऑफ टारगेट, T फॉर टाइप ऑफ फायर। ये भी हमने हमारे नोट्स में कवर कर रखा है। सो प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस। पहले आप अपने नोट्स पढ़िए, मैं तो ये भी नहीं कहता कि मेरे ही चैनल से पढ़िए। ओके, आप बुक से कहीं और से पहले नोट्स पढ़िए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को के ऊपर आइए, फिर उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बाद में पढ़िए, तब आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। आपको पता होगा हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये मेरे लिए रेलेवेंट है, ये नहीं है। अगर डायरेक्ट आप PYQs पे जाओगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है। सबसे पहला देखते ये है टाइप ऑफ फायर्स। ओके, डिलेड फायर ऑर्डर, डिलेड फायर ऑर्डर यानी तैयारी का फायर ऑर्डर, ब्रीफ फायर ऑर्डर यानी छोटा फायर ऑर्डर, अपॉर्चुनिटी फायर ऑर्डर यानी मौके का फायर ऑर्डर, और फुल फायर ऑर्डर यानी फुल फायर ऑर्डर। ये क्या होते हैं ये भी हमने कवर कर रखा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये पूरी सीरीज है, सॉरी ये पार्ट है एक FCBC की सीरीज में, ये 4 चैप्टर हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ फायर कंट्रोल ऑर्डर के बारे में ही बात की गई है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट सेक्शन है फायर कंट्रोल ऑर्डर, इसमें से अच्छे खासे नंबर का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें एक्चुअली क्वेश्चन था कि किस किस तरीके के सेक्शन फॉर्मेशन होते हैं और एरो हेड फॉर्मेशन का मतलब एरो हेड फॉर्मेशन का डायग्राम बनाइए। ओके, डायग्राम इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं होते हैं, स्टिल हमने डायग्राम भी कवर कर रखे हैं, आप वो मेरी चैनल की वीडियोस में जाके वो देख सकते हो। ओके, हमने सेक्शन फॉर्मेशन में पूरे डायग्राम भी कवर कर रखे हैं। सपोज ये यहाँ पे सेक्शन कमांडर इसने इस तरफ गन का पॉइंट कर रखा है, तो ये सिमिलर मैनर में ये चीज दर्शाई गई है, यानी ये एक ट्रूप है, इसका गन का पॉइंट उस तरफ है, इसकी गन का पॉइंट उस तरफ, इस तरीके से। ओके, और इनके सामने नाम लिखा राइफलमैन 4, राइफलमैन 2, राइफलमैन नंबर 1। ये एक
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही स्नैप है, वेयर एज ये मेरे नोट्स की वीडियोस का स्नैप है। ये FCBC की सीरीज में हमने ये कवर कर रखा है। सो अभी देखते हैं, हमारे क्वेश्चन पे आते हैं कि किस किस तरीके के सेक्शन फॉर्मेशन होते हैं। सबसे पहला होता है फाइल फॉर्मेशन, उसके बाद होता है सिंगल फाइल फॉर्मेशन। ओके, मतलब ये 6 तरीके के होते हैं बेसिकली। उसके बाद आता है डायमंड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, स्फीयर हेड फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। ओके, ये पूरे के पूरे हमने कवर कर रखे हैं। आप मेरे चैनल पे जाके FCBC के ही सेक्शन में ये वीडियो देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आर्ट किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। ओके, यानी वो डिफाइन कवर एंड राइट इट्स टाइप्स। वे आकृतियां जिनमें छुपकर शत्रु की नजर तथा फायर से बचा जा सके उन्हें आर्ट कहते हैं। ऑल दोज नेचुरल एंड मैनमेड स्ट्रक्चर्स, जितने भी प्राकृतिक और मानवकृत यानी मैनमेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, वो पेड़ हो सकता है, नदी नाला हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, पुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पहाड़ी हो सकती है। वो स्ट्रक्चर जिनमें छुपके शत्रु की नजर तथा फायर से बचा जा सके उन्हें आर्ट कहते हैं। ऑल दोज नेचुरल एंड मैनमेड स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ व्यू एंड फायर फ्रॉम एनिमी टू अस, यानी वो सारे स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम व्यू एंड फायर ऑफ एनिमी इज सेड टू बी कवर, यानी वो सारे स्ट्रक्चर, वो सारी आकृतियां मानवकृत और प्राकृतिक, मैनमेड और नेचुरल। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी हमने हमारे नोट्स में कवर की है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। वो सारी इसमें सपोज एड ऑन कर सकते हैं हम, वो मानवकृत और प्राकृतिक आकृतियां जिनमें छुपकर शत्रु की नजर तथा फायर से बचा जा सके उसे आर्ट कहते हैं। ओके, ऑल दोज मैनमेड एंड नेचुरल स्ट्रक्चर्स विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज व्यू एंड फायर इज सेड टू बी कवर। कवर इज ऑफ टू टाइप, आर्ट दो प्रकार की होती है। नजरी आर्ट मतलब कवर फ्रॉम व्यू, और फायर की आर्ट यानी कवर फ्रॉम फायर। पेट्रोल किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं। ये जो बाइक में या हमारे व्हीकल में डलता है वो पेट्रोल नहीं है। ओके, आपने कई सारी जगह फौज की टर्म्स में पेट्रोलिंग नाम सुना होगा, जिसको हिंदी में रेकी कहते हैं। ओके, तो ये उस पेट्रोलिंग की बात है। ऑल्दो नए सिलेबस के हिसाब से पेट्रोलिंग और एम्बुश दो टॉपिक्स नहीं है, बट स्टिल ये क्वेश्चन पेपर शायद पुराने वाला है, तो अगर आप फिर भी पढ़िए, क्योंकि कुछ एक इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं आपको ये चीजें पूछ ले। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पुरानी बुक्स हैं, जो प्राइवेट बुक्स हैं, जो हम बाजार से लेते हैं, जो NCC की बुक्स नहीं, ऑथराइज्ड बुक्स नहीं है, उनमें ये सब कवर है, और कई बार इंस्ट्रक्टर वहीं से पेपर बनाते हैं। ओके, तो पेट्रोलिंग किसे कहते हैं? सैनिकों की वह टुकड़ी जो दुश्मन की जानकारी प्राप्त करती है तथा अपनी जानकारी दुश्मन तक जाने से रोकती है, उसे पेट्रोलिंग कहते हैं। पेट्रोलिंग दो प्रकार की होती है, रेकी पेट्रोलिंग और प्रोटेक्टिव पेट्रोलिंग। ओके, रेकी पेट्रोलिंग में हम दुश्मन की जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, और प्रोटेक्टिव पेट्रोलिंग में हम अपनी जानकारी दुश्मन को हासिल करने से रोकने की कोशिश करते हैं। खालिस्तान भरिए एक सेक्शन में डैश जवान होते हैं, 10 जवान होते हैं। एक सेक्शन में डैश राइफल ग्रेनेड होते हैं, 12 राइफल ग्रेनेड होते हैं। ये भी अभी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, पहले आता था कि एक सेक्शन में कितने राइफल्स होती हैं, कितने बुलेट्स होते हैं, कितनी LMG होती है, कितने RL होते हैं। ओके, किसके पास UBGL होता है। लेकिन अभी क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल्स और टेक्निकलिटीज हो जाती है, इवन कई सारे हमारे NCC के PI स्टाफ को भी ये चीजें नहीं पता होती हैं। ओके, तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, एक प्रॉपरली ट्रेंड इंस्ट्रक्टर ही इन चीजों को अच्छे से बयां कर सकता है, अच्छे से पढ़ा सकता है। लेकिन स्टिल आपकी नॉलेज के लिए हमें यहाँ ऐड कर, जैसे आ गया अभी आ गया ना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेक्शन के पास डैश LMG होती है, एक LMG होती है, एक रॉकेट लॉन्चर होता है। ओके, RL बोलते हैं जिसको। अगर आप चाहते हो, आपको जानना है कि एक सेक्शन में कौन कौन सा वेपन होता है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। क्योंकि मैंने एक बार आर्मी अटैचमेंट कैंप किया था, तो वहां पे हमें पढ़ाया गया था एक प्रॉपर वेपन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ने, कि हमारे सेक्शन में ये चीजें होती है, इतनी बुलेट्स होती हैं, इतनी LMG की बुलेट्स होती हैं, इतनी मैगजीन्स होती हैं, हर चीज, इतने तरीके के हैंड ग्रेनेड्स होते हैं, इतने तरीके के हमारे पास RL के राउंड्स होते हैं, अलग अलग चीजें। स्वदेशी टैंक डैश है भीष्मा। ओके,
भीष्मा टैंक T90 टैंक है, ओके, इंडियन आर्मी का, जो हमने रशिया के साथ कोलैबोरेशन में बनाया था। लेकिन एक प्योर मेड इन इंडिया टैंक भी है, उसको हम अर्जुन बोलते हैं, ओके। अर्जुन टैंक प्योर मेड इन इंडिया है। एक सेक्शन में कौन कौन से हथियार होते हैं, ऑल्दो ये मिलिट्री वेपन्स नाम से एक चैप्टर है, उसका रेलेवेंट क्वेश्चन है, इसमें नहीं कवर करना है, बट स्टिल अगर क्वेश्चन आ गया तो विल कवर। एक सेक्शन में क्या क्या होता है, असोल्ट राइफल होती है, कार्बाइन होती है, हैंड ग्रेनेड्स होते हैं, 84 mm RL होता है, LMG होता है, उसके बाद UBGL आप इंक्लूड कर सकते हो, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स, ओके। तो इस तरीके से ये कुछ एक हथियार एक सेक्शन में होते हैं। खालिस्तान भरिए आपको सबसे अधिक आकर्षित डैश करती है, यानी हरकत, मूवमेंट, मूवमेंट सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। हमने हमने हमारे नोट्स में भी ये चीज पढ़ी है। रात के समय साउंड या लाइट, ये सबसे ज्यादा हमें आकर्षित करती है। सिग्नल समझ लिया का संकेत डैश करके करते हैं, यानी मेरे को चीजें समझ आ गई है तो आई विल सैल्यूट, ओके। कई बार आपने मूवीज में देखा होगा, जैसे ही कमांडर किसी को भी ऑर्डर देता है कि आप वहां पे फायर करिए, ये करिए, तो वो बोलते हैं रोजर दैट, ओके। यानी मतलब ये कुछ एक तरीके होते हैं, सैल्यूट हो गया, रोजर हो गया, ताकि आप कमांडर को बता सकते हो कि हाँ, जो आपने मैसेज मेरे को कन्वे किया है वो मेरे तक पहुंच गया और मेरे को वो चीज समझ आ गई है। जब दुश्मन मार के इलाके में टूटी फूटी जमीन में छिपा हो, डैश फायर ऑर्डर बोला जाता है, ओके। मौके का फायर ऑर्डर बोला जाता है, ओके। अपॉर्चुनिटी फायर ऑर्डर। दो जवान जो सेक्शन के आगे चलते हैं उन्हें गाइड कहते हैं। गाइड का दूसरा नाम और क्या होता है, स्काउट्स, SCOUTS, स्काउट्स। चाले चलते हुए बरती जाने वाली प्रमुख सावधानियां कौन सी है, ओके। चाले अभी इसमें इंक्लूड नहीं है हमारे सिलेबस में, अदरवाइज पहले होती थी। अभी आई डोंट नो, क्योंकि जो नया सिलेबस रिवाइज किया है एनसीसी ने, उसमें कई सारी चीजें नहीं है, बट स्टिल हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। चाले, जब भी आप एनसीसी की ट्रेनिंग करते हो, आपने कई सारे तरीके के रगड़े भी खाए होंगे, जैसे कि आपने फ्रंट रोल काटा होगा, बैक रोल काटा होगा। तो फ्रंट रोल क्या है, बेसिकली एक तरीके की चाल है। जब आप दुश्मन के इलाके में फंस जाते हो, तो अगर आप गोल गोल घूम के जाते हो, तो दुश्मन की आपके ऊपर फायर गिरने की संभावनाएं कम हो जाती है। रेंग के चलना, चीता चाल 1, चीता चाल 2 आपने पढ़ी होंगी। तो ये क्या है, एक कुछ एक तरीके की मूवमेंट्स है, कुछ एक तरीके की चाल है। पहले हम फायर एंड मूव में पढ़ते थे ये चीजें, लेकिन अभी आई थिंक नई सिलेबस से बाहर हो गई है। लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से उनके थ्रू ये चीजें कवर करते रहेंगे, कि इफ इन केस आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम कवर कर सके उसको। चाले करते हुए निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। प्राकृतिक छलावरण का प्रयोग करते हुए आड़ में चले, यानी जो नेचुरल कवर है, नेचुरल कैमोफ्लेज जो हमें प्रोवाइड हो रहा है पेड़ पौधों से, पत्थरों से, बाउल्डर से, वो हमें यूज करना चाहिए। पूरे समय आगे न बढ़ते रहें, बीच बीच में रुककर और देखें और सुने, यानी हर टाइम बस चलते चलते नहीं रहना है। आपको ये भी नजर रखनी है कि कहीं मैं दुश्मन की नजर में तो नहीं हूं, कहीं दुश्मन मेरे को देख तो नहीं रहा है। अपने सामने और दाएं बाएं भी देखते रहे। रेंगने यानी क्रोल में चाल धीमी और दृष्टि बाधित हो जाती है, अतः आवश्यक होने पर ही ऐसा करें। यानी रेंगने में, यानी जब आप बिल्कुल लेट के कोहनियों के बल चलते हो, उसको क्रोलिंग बोलते हैं, ओके। तो उस समय पे आपकी चाल ऑब्वियसली धीमी हो जाती है, क्योंकि बड़ी टीडियस सी मूवमेंट है वो। और दृष्टि बाधित हो जाती है, क्योंकि आप ग्राउंड के बिल्कुल लेट जाते हो, तो आपको नहीं पता होता बाहर आजू बाजू क्या हो रहा है मेरे, ओके। तो उस समय थोड़ा ज्यादा अटेंटिव रहना चाहिए। चाल के समय भी प्रयोग के लिए शस्त्र तैयार रखें, अपनी राइफल को हमेशा रेडी टू फायर मोड में रखें। पूरी सावधानी से शत्रु के प्रति निगाह चौकन्नी रखें। छोटे गड्ढों को तेजी से पार करें। गोली लगने पर रेंग कर एक साइड में हो जाएं। उपकरणों द्वारा शोर न उत्पन्न करें। हमेशा एक वैकल्पिक मार्ग भी सोचकर रखें, ताकि इफ इन केस चीजें आपके प्लान के अपोजिट हो जाती हैं, या जिस राह पे आप चल रहे हो उसको, मतलब उस पे दुश्मन का फायर आ जाता है, या वो दुश्मन की नजर में आ जाता है, तो आपके पास एटलीस्ट मूव करने के लिए एक ऑप्शन होना चाहिए। हमेशा एक
ओके, पक्षी या जानवर आदि को न छेड़े, क्योंकि अगर आप उनको छेड़ोगे वो आवाज करेंगे या कोई हरकत करेंगे और उससे इंडिकेट हो जाएगा कि वहां पे कोई है, यानी एनिमी को एक एज मिल जाएगा इससे। क्षेत्रकला में निपुणता प्राप्त करने के आवश्यक गुण कौन से हैं? क्षेत्रकला यानी फील्ड क्राफ्ट में निपुणता प्राप्त करने के लिए एक सैनिक में निम्न गुणों का होना आवश्यक है। भू अध्ययन की योग्यता, यानी आपको ग्राउंड रीड करना आना चाहिए। हमने पिछली हमारे पूरे नोट्स में हमने इस चीज पे बड़ा फोकस किया है, ग्राउंड पे, सरप्राइज पे। ये कुछ एक चीजें हैं जो युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको भू अध्ययन यानी आपको ग्राउंड पढ़ना आना चाहिए, किस तरीके का ग्राउंड है, कहाँ मेरे को कवर मिल सकता है, कहाँ कवर नहीं मिल सकता, किस तरीके से मूव करना है, किस तरीके का मेरे को सपोर्ट फायर चाहिए। ये सब चीजें आपको अगर ग्राउंड की अच्छी समझ है तभी आप डिसाइड कर सकते हो, तभी आप अच्छे कमांडर बन सकते हो। बुद्धिमत्ता ऑब्वियस सी बात है, आप यू शुड बी स्मार्ट, ओके, मतलब आपका माइंड साफ होना चाहिए एटलीस्ट। मानसिक योग्यता होनी चाहिए, अनुशासन डिसिप्लिन होना चाहिए, उत्तम दृष्टि, ओके, मतलब हाई लेवल ऑफ साइट, आई साइट भी अच्छी होनी चाहिए, एज वेल एज आपको चीजें परखने की अच्छी समझ होनी चाहिए। जो आपके सामने नहीं है वो भी इमेजिन कर सकते हो आप, ओके, इस तरीके की समझ आप में होनी चाहिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, मेरी टोली कैसे रिएक्ट करेगी, मेरा उस टाइम पे प्लान क्या होगा, दुश्मन मेरे से ज्यादा है तो हो सकता है कि वो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा दे, तो उस समय क्या होगा, मेरे ट्रूप्स का मोरल कैसे मेंटेन करना है, ये सब चीजें, ओके। शस्त्र ज्ञान, आपको वेपन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उत्तम दृष्टि हमने अभी डिस्कस कर लिया है। शारीरिक क्षमता, यू शुड बी फिजिकली डैम हार्ड, ऑब्वियस सी बात है, आप 2 दिन 3 दिन ऑपरेशन में तभी सस्टेन कर सकते हो जब आप फिजिकली तगड़े हो। आकार गोपन का ज्ञान, आकार गोपन का ज्ञान, एक्चुअली मेरे को इसका इंग्लिश मीनिंग नहीं पता है, सो सॉरी टू से, अगर आपको पता है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। सो ये कुछ एक चीजें हैं जो आपको फील्ड क्राफ्ट पढ़ने के लिए, फील्ड क्राफ्ट में निपुण होने के लिए आनी चाहिए, ओके। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, या फिर ऐसे भी आ सकता है, एक फील्ड क्राफ्ट में निपुण कमांडर के गुण लिखिए, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन को समझने की समझ होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि मेरे को इसको टैकल किस तरीके से करना है, मेरे को इसमें क्या चीज लिखनी है, क्या चीज नहीं लिखनी है। और ये तभी आएगी जब ज्यादा से ज्यादा बुक रीडिंग करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। फायर ऑर्डर के प्रमुख आदेश कौन से हैं? ओके, यह सैन्य उच्च अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले गोलीबारी संबंधित विभिन्न आदेश होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी फायर ऑर्डर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। इस फायर ऑर्डर हमेशा एक कमांडर अपनी टोली को देता है, ओके। ये फायर ऑर्डर काम का नहीं था, इसको ना हम पढ़ते हैं, इसलिए मैंने इसको मतलब हटा दिया है। 2 फायर ऑर्डर हमारे लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, फायर डायरेक्शन ऑर्डर और फायर कंट्रोल ऑर्डर। फायर डायरेक्शन ऑर्डर वो होते हैं जो फायर यूनिट कमांडर को अपने सीनियर ऑफिसर से मिलते हैं। उसमें 3-4 चीजें बड़ी मेन होती हैं, कहाँ फायर करना है, किस समय फायर करना है, कितना फायर करना है, और किस तरीके से फायर करना। बेसिकली ये 3-4 चीजें बहुत मेन फैक्टर होते हैं, हमने हमारे नोट्स में प्रॉपरली कवर किया है, डायग्राम के साथ समझा भी है। फायर नियंत्रण आदेश, फायर कंट्रोल ऑर्डर। फायर कंट्रोल ऑर्डर वो ऑर्डर होते हैं जो फायर यूनिट कमांडर अपनी फायर यूनिट के फायर पे कंट्रोल पाने के लिए, कब फायर करना है, कितना फायर करना है, कहाँ फायर करना है, किस तरीके से फायर करना है, ये सब चीजें नियंत्रण करने के लिए, अपनी फायर यूनिट को नियंत्रण करने के लिए अपनी फायर यूनिट के जवानों को देता है, ओके। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट्स होते हैं, पहले प्लीज नोट्स पढ़िए, देयर आफ्टर गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाओगे तो आपको शायद चीजें समझ ना आए, तो पहले आप अपने नोट्स पढ़िए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करिए, और पता करिए आप हमारे मॉक टेस्ट को भी अपीयर कर सकते हो, ओके। मॉक टेस्ट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो, थैंक यू, जय हिंद।